जल्दी से जो पेपर आए हैं यूपीपीसीएल के वो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, पेपर एनालाइज कर लेते हैं जल्दी से। जो आज मेरे को क्वेश्चन भेजे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के सुबह, ठीक है, पेपर मेरे को भेजा गया था दिन में, मतलब 20 मार्च का। कल का तो मैंने एनालाइज करा दिया था, सेकंड शिफ्ट का रह गया था। अब 20 तारीख यानी कि आज का करा देता हूँ। आज का मेरे को क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, और जितने आ गए हैं उनको एनालाइज करा देता हूँ, ताकि जो बच्चे पेपर देने जाएं उनको मतलब थोड़ा आइडिया लग जाए, थोड़ा मतलब तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारे तरीके हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सब, ठीक है, और सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाइयों, ठीक है, आपका अपना ही चैनल है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वितरण ट्रांसफार्मर, अगर वितरण ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, लाइट को जो मेन जो हब से लाइट आती है उसको जो खंभों पर, ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे गाँव वगैरह में लगे हुए होते हैं, ठीक है, गाँव वगैरह में लगे हुए होते हैं, खंभों पे रखे हुए रहते हैं। या आपने अपने शहरों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर का एक गली के बाहर या कहीं कोने पर एक हब सा बना रहता है छोटा सा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेन सप्लाई उसमें हाई पावर का हाई वोल्टेज उसमें आता है। तो उसको हम क्या करता है, ये जो वोल्टेज है, ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कर देता है, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपकी गलियों वगैरह मोहल्ले वगैरह में भेज देता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये स्टेप डाउन जो है वो काम करता है, यानी कि स्टेप डाउन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्टेप डाउन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। स्टेप डाउन में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का बात करें तो मैंने इसमें बताया था कि स्टेप क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, अप से डाउन कर रहा है, मतलब पहले तो ऊपर है उसे डाउन कर रहा है। यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करी जाए। और वहीं सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करी जाए तो नंबर ऑफ टर्न कम होंगे, क्योंकि वोल्टेज को कम किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न जो वाइंडिंग के होंगे वो कम होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। वैसे यहाँ पर जो आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर बात करी जाए, दो स्टेप डाउन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सॉरी, ठीक है। इससे इन क्वेश्चनों से आपको तजुर्बा कहें या आपको जो आइडिया है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि तेल से भरे ट्रांसफार्मर का में तेल डैश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो तेल का प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए ही भरा जाता है क्योंकि जब प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज पर काम करती है। जब हाई वोल्टेज और हाई करंट पर जब काम करती है, वोल्टेज पर और करंट पर जब काम करती है, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो गर्म हो जाती है। आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, वो भी गर्म हो जाते हैं जब छोटे छोटे ट्रांसफार्मर पे जब हम कार्य उनको कराते हैं एम्पलीफायर में लगाकर या एलिमिनेटर में लगाकर, तो वहां पर भी वो गर्म हो जाते हैं काफ़ी। और जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। तेल इसके अंदर डाला जाता है, जिससे ये क्या करता है, तेल से जो इसका जो वाइंडिंग है उसको ठंडा रखने का काम करता है। तो तेल यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एक वाइंडिंग को ठंडा करने का कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आया है कंप्यूटर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म पूछिए। रैम और रोम दो फुल फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो ये कंप्यूटर में लगती है, ठीक है, हार्डवेयर होता है। रैम स्पीड के लिए लगाई जाती है। ये DDR1, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। DDR4 ये चार अभी मार्केट में आती हैं, मतलब चार अभी चलती हैं, ठीक है। अभी 5 आई नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कितनी DDR आती हैं अभी मार्केट में, ठीक है। और अभी ये जो होती हैं ये SSD होती हैं, SSD रैम कहा जाता है इनको, ठीक है। अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। अगर रीड ओनली मेमोरी रोम की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आता है, यानी कि फुल फॉर्म जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि सबों को पता होगी, ठीक है। कई बच्चे इसमें है ना कंफ्यूजन कर जाते हैं, किसमें, रैम में और रोम में, ठीक है। तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी है।
ठीक है, ये दो मैंने बता दिए। चुंबकीय फ्लक्स पूछा, ये क्वेश्चन कल भी आया था, ये क्वेश्चन आज भी आया है, ठीक है। तो इसकी इकाई होती है वेबर में होती है। वहीं मैंने कल ये भी बताया था कि इसके साथ एक और याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स के साथ डेंसिटी आ जाए, ठीक है, डेंसिटी आ जाए तो यहाँ पर आपको रखनी है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी इकाई हो जाएगी। चलते फिफ्थ क्वेश्चन पर। कह रहा ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन जेल, ठीक है, सिलिकॉन जेल जो ब्रेदर होता है का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ब्रेदर का प्रयोग किया जाता है जब हमारा जो तेल होता है वो गर्म और ठंडा होता है तो प्रेशर या वैक्यूम जनरेट करता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो हवा को बाहर से खींचता है, जिससे हमें तेल, जो हवा जो खींचता है वो तेल को ठंडा करने के काम भी आता है, ठीक है। जो इसके अंदर ऑयल होता है और क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है तेल के अंदर, वो हवा के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब होता है उसके अंदर वाटर के पार्टिकल होते हैं, हवा के अंदर वाटर के पार्टिकल रहेंगे, पानी के कुछ बूंदे रहती है, नमी रहती है, तो उसको क्या करता है, ये सिलिकॉन जेल है उसको अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो जो नमी है वो पानी के अंदर नहीं मिल पाती, नहीं वाइंडिंग के पास पहुंच जाती है। अगर वाइंडिंग के पास जाएगी या तेल में मिल जाएगी तो वो पूरा जो ट्रांसफार्मर है वो खराब होने के चांस रहता है, इसलिए इसमें सिलिकॉन जेल मिलाया जाता है। वो क्या करता है, उस जो हमारी जो नमी है उसको सोखने का काम करता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात ये है, यदि प्राथमिक की धारा 10 एम्पियर है तो सेकेंडरी की धारा कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो वितरण ट्रांसफार्मर, अभी मैंने बताया था वितरण ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप हमारा डाउन का काम करता है, स्टेप डाउन का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेशो दिया हुआ है, इस रेशो को अनुपात में अनुपात जो दिया गया है इसको समझना पहले सही, पहले समझना बहुत सही से, ठीक है, कैसे समझा जाएगा। तो स्टेप डाउन में क्या करता है, जो फर्स्ट वाइंडिंग होती है, जो पहली वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्न जो दिए गए हैं प्राइमरी के दिए गए हैं, ठीक है। सेकेंडरी हमारा क्या है, सेकेंडरी वन है यहाँ पर, तो ये इसका अनुपात हो गया। पहले तो क्वेश्चन करने से पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि ये कैसे अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ये अनुपात आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया, इससे पहले मैं जो पूछा गया उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो प्राइमरी जो हमारी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। वाइंडिंग को मैं पी से दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग आ गई। अगर मैं वोल्टेज को दर्शाऊं तो वोल्टेज को ट्रांसफार्मर में ई से या कई जगह वी से भी दर्शाते हैं, तो कुछ भी दर्शा सकते हो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर आता है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग नीचे आता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर करंट की बात करें, ठीक है, करंट क्या होता है, जो करंट होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग का ऊपर आता है, ठीक है, और करंट जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वो नीचे आता है। आप देख सकते हो प्राइमरी वाइंडिंग ये, सेकेंडरी वाइंडिंग ये रही, सेकेंडरी वोल्टेज ये रहा, मगर जो प्राइमरी करंट होता है वो ऊपर आता है। अगर वहीं हम जो प्राइमरी इंडक्टिव की बात करें, ठीक है, प्राइमरी इंडक्टिव इम्पीडेंस की बात करें तो प्राइमरी इम्पीडेंस हमेशा नीचे आता है, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी इम्पीडेंस हो गया, और सेकेंडरी इम्पीडेंस हमारा एस से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और इम्पीडेंस हमेशा ओम में दर्शाया जाता है, ठीक है, ओम्स में दर्शाया जाता है इम्पीडेंस हमेशा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया जो कि सबों को पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि सबों को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो दिया गया है उसको हमें एज इट इज़ यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। अगर हमें दिया गया है कि पी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी, हमें एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। जो हमें प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न कितनी दी हुई है वो यहाँ पर लिख देना है, और सेकेंडरी की कितनी दी हुई है यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, करंट दिया गया है, करंट पूछा गया और करंट ही दिया गया है, तो करंट को करंट की जगह लिख देंगे। यहाँ पर कितना 1000 दिया गया है प्राइमरी का, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक, और सेकेंडरी हमें निकालना है करंट। तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा IS इक्वल टू 100 इंटू 100 एम्पियर, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IS इक्वल टू, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्पियर हो जाता करंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको याद में रखना है।
सातवां क्वेश्चन है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात, वही फेरा अनुपात दिया गया है। पहली बात आपको ट्रांसफार्मर पहचानना है कि ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि प्राइमरी टर्न कम होंगी और सेकेंडरी टर्म ज़्यादा होंगी। जब सेकेंडरी टर्म ज़्यादा होंगी जो ज़्यादा वाला है वो यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि ये 10 हो गया, ये रेशो हो गया यानी कि अनुपात, और ये 1 हो गया। तो ये अनुपात यहाँ दिया हुआ है, आप इस तरीके से यहाँ पर इसको पहचान सकते हो। अगर वहीं करें तो जो प्राइमरी है इनपुट, हाँ, यानी कि प्राइमरी जो जो आवृत्ति है यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कभी भी अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें फ्रिक्वेंसी वो चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट को चेंज करने का काम कर सकता है, मगर जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट पे जो डालोगे वो आउटपुट पे निकलेगी। फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर 50 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, कह रहा है किसी 4 पोल मोटर की विद्युत डिग्री है। देखो, विद्युत डिग्री की बात करें, इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें, 4 पोलों की दो पोलों के बीच में कितना डिग्री बनता है? 2 पोलों के बीच में 180 डिग्री का पोल डिफरेंस, जो पोल होता है वो डिग्री डिफरेंस इतना होता है। ठीक है, जिसको हम विद्युत डिग्री कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल इसको डिग्री कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर 4 पोलों की बात हो रही है यहाँ पर, तो 4 पोल कितने हो गए? 720 डिग्री का इसमें जो हमारा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ जिनको, ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। डैश के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर का प्रयोग हमेशा डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। और वहीं एसी टू डीसी की बात करें तो वहाँ रिएक्टिफायर का यूज़ होता है। एक तो राइटिंग यहाँ पर इससी आती है ना, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस कार्य के लिए रेक्टिफायर और इस कार्य के लिए हमारा जो इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन ये है कि जो थर्मोस्टेट है इज ए डिवाइस, जो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है कि टेम्परेचर को, जो तापमान है उसको सेंस करना, कि उसे सेंस करना, उसे महसूस करना कि वो कितना जा रहा है। अगर ओवर जा रहा है तो उसको फिर उसे रेगुलेट करना कि उससे ऊपर ना जाए। तो उसके अंदर ऑटो कट रिले भी लगाई जाती है, ऑटो कट थर्मोस्टेट भी लगाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वोल्टेज को कट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, वोल्टेज मतलब जो हमारा उपकरण होता है, जैसे प्रेस वगैरह हुई, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। ठीक है, और जैसे ही वो ज़्यादा लो होने लग जाती है तो फिर से वो ऑन हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, करंट जो हमारा टेम्परेचर है उसको सेंस भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी क्वेश्चन आए आपके पास तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको, वहां जाकर आप क्वेश्चन दे सकते हो, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं फिर और लेकर के आता हूँ। और आज मैराथन क्लास आ जाएगी सभी के लिए। ठीक है, जो भी यूपी मेट्रो और बाकी जो UPRVUNL के जो निकले हुए हैं फॉर्म, उसकी तैयारी सिलेबस डिस्कशन करने के बाद उसकी भी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। उसका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूपी मेट्रो के हैं उनके पेपर काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसलिए मैं उनके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। मगर जो UPRVUNL के जो पेपर हैं उनके काफ़ी टाइम दिया जाएगा, तो उनका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, तो उनका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, और लग जाइए तैयारी में, हो जाएगा सभी का सिलेक्शन। ठीक है।